जो आपका पुनः अमित गुरु आरसीसी में आपका स्वागत है। आप लोगों को ये जो सिलेबस है, चाहे वो हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, ये यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपका वीडियो अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियो बनाए गए हैं, इंग्लिश पर बनाए गए हैं, बेस जो होता है मैथ का उस पर बनाए गए हैं, आपका अलजेब्रा पर बनाया गया, समांतर श्रेणी उस पर बनाया गया। अनेक वीडियो बनाए जा रहे हैं जो आपके लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा एक 2 दिन 2 वीडियो बनाया गया है जो निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। उसमें आपको सूत्र सहित कुछ ऐसे सवाल बनाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ आज मैं आपको ऐसे कुछ सवाल बताने जा रहा हूं जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उस सवाल को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और जितने भी सवाल बनाए जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई सवाल छूटने न पाए। और इस सवाल के साथ साथ आप जिस टाइप के सवाल आएंगे उस टाइप के सवाल बनाए जाएंगे और उस टाइप के सवाल पर आपको अन्य सवाल अपने स्वयं करना होगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं आपको कुछ सवाल बताने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए, और अब तक जो बच्चे सब्सक्राइब इसको नहीं किए हैं वो बच्चे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसको अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए ताकि वे भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें जो इस लायक हों। ध्यान दीजिएगा, सवाल है y का वह मान ज्ञात करें। वीडियो को रख कर आप लास्ट में इसको नोट कर सकते हैं। y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2,3 तथा Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ऐसे सवाल हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को रोककर आप पहले इसको स्वयं हल कीजिए और हल करने के बाद आप इस हल से मिला लेंगे। यदि आपका हल सही होगा इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। तो ऐसे सवाल जब भी करते हैं सबसे पहले ध्यान दिया जाता है कि जो दिया गया है बिंदु है वो क्या है। तो हमारे पास दिया गया बिंदु P और Q है। P का निर्देशांक 2,-3, Q का निर्देशांक 10,y और बीच की दूरी जो है वो 10 मात्रक है। मात्रक मतलब होता है कि जब कोई यूनिट नहीं दी होती है तो हम मात्रक लिखते हैं या इकाई लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया बिंदु है वहाँ से हम x1, y1, x2, y2 दो बिंदु है, इसलिए x1, y1 और x2, y2 हम लेते हैं। हमारे पास x1 पहला, y1 इसमें का दूसरा, x2 लेंगे तो दूसरे का पहला और y2 लेंगे दूसरे का दूसरा नंबर, ये y2 हो जाएगा। d का मान 10 दिया है। अब आप जानते हो कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इसमें ये सारे मान जो हैं हम पुटअप कर देंगे। d का मान 10 है, x1 का मान 2 है, x2 का मान 10 है, 2 - 10 का होल स्क्वायर। उसी तरह y1 का मान -3 है, y2 का मान y है, -3 - y का होल स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में जब एक साइड बिना रूट का और दूसरे साइड में रूट लगा हो तो दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो रूट का जिस साइड रूट लगा होता है उस साइड का रूट हट जाता है वर्ग करने पर, और जिधर रूट नहीं है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ देखिए इतना केवल बचेगा, ये रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10 का स्क्वायर 100, 2 - 10 मतलब -8 और -8 का स्क्वायर -3 - y, ये विजातीय पद है जुटेंगे नहीं, तो -3 - y का होल स्क्वायर, ये 100 हुआ।
-8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 8 का स्क्वायर 64 और -3 - y का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया है। यहाँ पर इस तरीके को, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो क्या किया जाए कि जो 64 है 100 में से घटेगा क्योंकि प्लस है, दूसरा पक्ष में जाएगा माइनस, तो इतना बराबर 100 - 64, ये हो गया 100 - 64 मतलब कितना 36, तो -3 - y का होल स्क्वायर बराबर 36। किसी साइड से स्क्वायर अगर हटाते हैं तो दूसरे साइड में वर्गमूल हो जाता है, वो प्लस माइनस का 2 मूल होता है, 3 - y बराबर प्लस माइनस √36, √36 मतलब इसका वर्गमूल 6 होता है, प्लस माइनस 6। यहाँ कंडीशन है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, हम एक बार प्लस लेंगे तो जब प्लस ले रहे हैं तो यहाँ प्लस लिखेंगे माइनस नहीं लिखेंगे, तो -3 - y बराबर 6, माइनस वाई यहीं रह जाएगा, -3 इधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 6 3 9। अब -3 इधर है तो माइनस, जब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे अगर हम, तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि 6 3 9, 9 पहले से प्लस है, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो वाई का पहला मान आ गया 9, ये कब -9, ये कब आया जब हमने प्लस लिया है तब। एक बार हम माइनस लेंगे तो -3 - y, अब -6 लिखेंगे, पुनः -3 को भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, -6 + 3 विपरीत चिन्ह है घटेगा, तो 6 में से 3 गया 3, 6 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह माइनस होगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, y का मान 3, अर्थात y का अभिष्ट निर्देशांक जो होगा, अभिष्ट जो मान है वो मान क्या हो सकता है, -9 हो सकता है या 3 हो सकता है। अर्थात ये 10 के बाद y की जगह पर या तो -9 लिखो या तो 3 लिखो। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप इसी तरह इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते जाइए और प्रश्नों को समझते जाइए, ठीक है। इसको आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। आपके लिए दूसरा सवाल है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। दिया है यदि Q 01 बिंदु P 5 - 3 तथा R x, 6 से समदूरस्थ हो तो हमें x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले समदूरस्थ का मतलब आप जानिए। समदूरस्थ का मतलब होता है, सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूरी, अर्थात समान दूरी पर स्थित ही उसको हम समदूरस्थ कहते हैं। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए एक छोटा सा ये ग्राफ है, जिससे मान लीजिए ये आपका P से R तक ये कोई आपका क्या है, ये रेखाखंड, ये P से R की दूरी है, P और R, P का निर्देशांक लिखा है, R का लिखा है, और इनके बीच में एक बिंदु Q है, हमने Q लिख दिया है। और प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में कहा गया है कि P से Q और Q से R ये दोनों एक समान है, ये दोनों क्या हैं, एक समान है। मतलब कि P से Q की दूरी उतनी ही होगी जितनी Q से R की दूरी होगी, अर्थात PQ बराबर QR हम लिख सकते हैं। वो चीज़ हमने लिखा है, बिंदु Q01 बिंदु P 5 - 3 तथा R x, 6 से समान दूरी पर है। समदूरस्थ हमने नहीं लिखा, हमने समान दूरी लिखा क्योंकि प्रश्न में समदूरस्थ है, इसका अर्थ होता है समान दूरी, जो आप लोग तुरंत समझ जाओगे। अतः PQ बराबर क्या है, QR है। अब PQ बराबर QR का मतलब क्या है, PQ का मतलब होता है P से Q की बीच की दूरी, और QR का मतलब Q से R की बीच की दूरी। PQ की बीच की दूरी का हमने सूत्र लिख दिया, सूत्र पर हमने मान रख दिया, और QR की बीच की दूरी का हमने मान लिख दिया, जो आप जानते हो। कैसे, यदि PQ की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, P से Q की बात करेंगे तो PQ के लिए ये x1 y1 और ये x2 y2, जिसका हम बात करते हैं वहीं से x1 y1 और x2 y2 ले लेते हैं। तो देखिए x1 का मान 5 और x2 का मान आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आप सूत्र जानते हो x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये बार बार नहीं बताना पड़ेगा, आपको याद हो गया होगा। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3
और -1, क्योंकि y1 माइनस y2 हमने लिख दिया। इसी तरह जैसे PQ का हमने निकाला, उसी तरह QR के लिए ये होगा और ये होगा। ये अब x1 y1 और ये x2 y2 किसके लिए? QR के लिए। तो 0 माइनस x का होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देख रहे हैं कि दोनों साइड अंडर रूट है। जब दोनों साइड अंडर रूट रहता है तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया। तो अब देखिए 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर। -3 -1 दोनों माइनस है, जुटेगा तो -4 का होल स्क्वायर बराबर 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 -5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16 क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, -x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 5 × 5 = 25। जब किसी बराबर के दोनों साइड में एक समान अंक हो, उनका चिन्ह भी एक समान यदि हो, वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। बच गया x² बराबर 16। स्क्वायर हटाएंगे, ये इसका क्या होगा? वर्गमूल निकलेगा। तो x बराबर प्लस माइनस √16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है। x बराबर प्लस माइनस 4, अर्थात कह सकते हैं कि जो हमारा x है इसका मान या तो +4 लिख सकते हैं या तो -4। ये आपका मान आ गया, किसका? x का मान। तो इस तरह के सवाल जब भी करेंगे जो समदूरस्थ की बात करता है तो आप इसी सवाल के आधार पर उसको हल कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, कुछ अलग टाइप का। अब आइए नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए दिया है। बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करें जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। ये सवाल वृत्त पर आधारित है। चित्र बनाएंगे आप वृत्त का, लेकिन जो सूत्र बताया गया है पहले उसी पर ये भी सवाल बनेगा, लेकिन कौन सा सूत्र लगेगा आगे देखिए आपको बताया जाएगा। देखिए ये आपका वृत्त है, जैसा क्वेश्चन उस तरह का हमने चित्र बनाया। चित्र आपको समझ में आ जाएगा, आप स्वयं इसको हल कर सकते हैं, इस पर आने वाले सवालों को भी हल कर सकते हैं। ये आपका वृत्त है और ये वृत्त का व्यास हो A और B, A से B व्यास है। चूँकि इसको हल करने से पहले आपको थोड़ा वृत्त के बारे में बता दिया जाए। वृत्त जो होता है उसमें एक व्यास होता है, तो जो वृत्त का व्यास होता है वह व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ध्यान दीजिएगा। और वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त का व्यास जाता है, और व्यास आप असंख्य व्यास एक वृत्त में खींच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी हम ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन वह व्यास वृत्त के केंद्र से होकर उसे जाना ही है। अगर कोई भी रेखा यदि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है तो उसको हम व्यास कह देते हैं, और जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है उसको हम जीवा बोलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? तो व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। व्यास का आधा पार्ट क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्योंकि यहाँ हम केंद्र की बात है और वृत्त का व्यास की बात, इसलिए आपको बताना पड़ा। तो A से B एक वृत्त का व्यास है। O क्या है? एक सेंटर है, केंद्र है, किसका? वृत्त का। तो प्रश्न में कहा है कि जिसका केंद्र 2 - 3, अर्थात केंद्र का निर्देशांक कितना है? 2 - 3 है, और B का निर्देशांक 1, 4 है। अर्थात केंद्र का निर्देशांक दिया है और एक व्यास के एक पॉइंट का निर्देशांक दिया है, एक सिरे के पॉइंट का, और पहले सिरे का निर्देशांक हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको रेखा का जो सूत्र बताया गया था, किसी रेखा के मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, वही सूत्र यहाँ लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हल कैसे करेंगे, ये बोर्ड परीक्षाओं में हम कैसे हल करते हैं यह आपको ध्यान देना है।
केंद्र का निर्देशांक दिया जो है हमने लिख दिया 2 - 3। बिंदु डी का निर्देशांक हमने दिया है वो भी लिख लिया। हम यहाँ ए का निर्देशांक हम मान लेंगे, माना बिंदु ए का निर्देशांक x1 y1। हमने x1 y1 क्यों माना, क्योंकि x2 y2 जो अंतिम छोर है वो दिया है, इसलिए हम पहले छोर को हम x1 y1 मान लिए। माना केंद्र O का निर्देशांक, आपको अगर सूत्र याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो पिछले वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हैं, एक बार पुनः रिपीट कर सकते हैं, उस समय आपको मालूम चल जाएगा। माना केंद्र O का निर्देशांक x y बराबर 2, -3 वृत्त के व्यास के मध्य बिंदु पर स्थित है। हम जानते हैं कि जो व्यास का मध्य बिंदु होता है वो केंद्र होता है, और सवाल में दिया है केंद्र के बारे में, तो जो केंद्र है वही इस व्यास का मध्य बिंदु है। तो जो मध्य बिंदु का सूत्र होता है वही यहाँ लगेगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ध्यान दीजिएगा x के लिए और y के लिए अलग अलग होता है। तो x के लिए हो जाएगा x1 + x2/2, जहाँ x क्या है, यह मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, उसका प्रथम यह x है। तो मध्य बिंदु का मध्य बिंदु कौन सा है, सेंटर है, सेंटर का निर्देशांक है, उस निर्देशांक का प्रथम अंक क्या है, 2 है, वही आपका x है। तो x बराबर हमने क्या लिखा, 2 लिखा। x1 अब याद रखिए, x1 देखिए कहीं x1 लिखा है, यहाँ x1 लिखा है, इसी को तो फाइंड करना है, तो x1 हमने लिख दिया। x2 मतलब दूसरे छोर का पहला नंबर 1, तो x1 + 1 बाई कितना, 2। अब यहाँ पर जहाँ हर नहीं रहता वहाँ पर हर एक लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 1 गुणा बोलते हैं, 2 दूना 4, 1 से गुणा करेंगे यही रह जाएगा। x1 का मान निकालना है, 1 इधर जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x1 बराबर 4 - 1 कितना आ गया, 3 आ गया। यह किसका आया, बिंदु ए का प्रथम अंक जो है x1 का मान आ गया 3। अब हम -3 के लिए मतलब मध्य बिंदु के जो निर्देशांक दिया रहता है उसके सेकेंड अंक के लिए तो क्या होगा, y होगा। y का क्या होता है, y के लिए y1 + y2/2। y के जगह पर जिस तरह हम x के जगह पर 2 लिखे, y की जगह पर बच्चों क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -3। y1 तो हमें निकालना है, यहाँ दिया है, प्लस y2 का मान दिया है 4/2। वही सेम प्रक्रिया जो यहाँ पर हमने किया है, 13 गुणा करेंगे, 2 3 6, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y1 + 4। अब y1 का मान निकालना है, 4 इधर जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, y1 बराबर -x - 4 जुट जाएगा, y1 बराबर -10। अर्थात x1 का मान मिल गया, y1 का मान मिल गया। अतः हम कह सकते हैं कि a का निर्देशांक क्या होगा आपका, पहले x1 का मान मतलब 3, फिर y1 का मान -10, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल जब आएंगे तो आप ऐसे ही हल करेंगे। नंबर बदल सकता है लेकिन प्रक्रिया ऐसे ही रहेगी, आपको ऐसे ही हल करना है। तो ये आपका सवाल बताया गया, 3 सवाल बताया गया और सूत्र आपके पास अनेकों भेजे गए हैं। ये तीसरा पार्ट है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, उस 2 पार्ट के वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। एक और सवाल इस पर देखिए ध्यान। अब आइए एक अलग सवाल है, इस सवाल को आप ध्यान दीजिएगा। x तथा y में एक संबंध ज्ञात करें। संबंध की बात किया है x और y में, अर्थात कोई इक्वेशन बनेगा, अंत में कोई ना कोई इक्वेशन बनेगा जो एक चर का रहित समीकरण हो सकता है, वो ही संबंध है, रिलेशन है दोनों में। x बराबर कुछ y आ सकता है तो उसको हम पहले एक पक्ष में ला सकते हैं या दोनों पक्ष में रख सकते हैं। x तथा y में एक संबंध ज्ञात करें
यदि बिंदु एक्स वाई 1 2 तथा 7 0 संरेखी है, ध्यान दीजिएगा क्या है, संरेखी है। संरेखी का मतलब कितने लोग जानते हो आप लोग? यदि जानते हो तो अच्छा है, नहीं जानते हो तो पुनः सुन लो कि 3 बिंदु संरेख तभी कहलाएंगे जब उन तीनों बिंदुओं से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 आ जाए तो कहेंगे कि वो तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो सबसे पहले जो बिंदु दिया है उसको हमने मान लिया है। ये पहला बिंदु ए मान लिया है, दूसरे को बी, तीसरे को सी। अब पहले बिंदु से x और y है तो यह x1 बराबर x हुआ, y1 बराबर y हुआ। यह x2 बराबर 1 हुआ, y2 बराबर 2 हुआ। x3 बराबर 7 हुआ, y3 बराबर 0 हुआ। सुन दिया है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप लोग जानते हो तो इस वीडियो को रोक कर स्वयं हल करो। पहले क्षेत्रफल निकाल लो, पहले आप क्षेत्रफल इसका निकाल लो और फिर इस वीडियो से मिलाना आप लोग कि आपका क्षेत्रफल कितना आया है और इस यहाँ कितना आया है, तब सही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सूत्र है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब सारे मान इसमें हम पुटअप कर देंगे। 1/2 x1 का मान x, ध्यान दीजिएगा मान रखते समय गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद y2 का मान 2, y3 का मान 0, यहाँ हमने सब लिख दिया है। फिर x2 का मान 1, y3 का मान 0, y1 का मान y हुआ, x3 का मान 7, y1 का मान y और y2 का मान 2 है। यहाँ हल कर रहे हैं, 1/2 लिख दिया गया। यहाँ देखिए 2 माइनस 0 मतलब 2 और 2 में x से गुणा तो 2x, 0 माइनस y तो माइनस y में प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस y। यहाँ 7, यहाँ y माइनस 2, ये दोनों विजातीय पद हैं तो 7 से इन दोनों में गुणा होगा तो प्लस प्लस यहाँ प्लस हो गया, 7 एकम 7 y लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे कि कौन जुट सकता है और कौन घट सकता है। तो 1/2 2x, कहीं x और है नहीं है तो हमने लिख दिया। यहाँ y, यहाँ भी y। हम देख रहे हैं कि इस y के साथ माइनस है, इस y के साथ प्लस है, मतलब दोनों y वाले पद आपस में घटेंगे। जो अंक बड़ा होगा उसका चिन्ह रखा जाएगा। 7 बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो घट कर प्लस रखा जाएगा। 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा, लेकिन 6 का चिन्ह प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? क्योंकि 7 बड़ा है और 7 का चिन्ह प्लस है। तो 2x प्लस 6y माइनस 14। अब हम देख रहे हैं कि 2 है, 6 है और यहाँ 14 है। इन तीनों में कौन सा अंक कॉमन है? तो 2 कॉमन ले रहे हैं, हमने 2 कॉमन ले लिया। ये 1/2 पहले लिखा गया है तो 2 से 2 कट गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 7 14, हमने यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ 6 का 3 लिख दिया। क्यों? क्योंकि इस 2 से इसमें भी भाग है, यहाँ भी भाग दिया जाएगा, यहाँ भी भाग दिया जाएगा। तो 2 में 2 से भाग 1 बार, 2 में 6 से भाग 3 बार, 2 में 14 कटेगा, 2 से 14 कटाएंगे 7 बार, तो 7 लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया आपका x प्लस 3y माइनस 7। यह मान कितना किसका आया? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आया। यदि आपका भी इतना आया होगा इसका मतलब आपको सही तरह से समझ में आ रहा है। अब देखिए, हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। हमने शुरू में बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन के अनुसार यहाँ लिखा है संरेख होने की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। आप प्रश्न में कहा है कि ये तीनों बिंदु क्या हैं? संरेखी हैं। तो हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। तो जहाँ जो क्षेत्रफल निकाला गया है उसको किसके बराबर लेंगे? 0 के बराबर लेंगे। तो याद रखिए x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये एक समीकरण बना और यह समीकरण x और y में संबंध स्थापित करता है। इस समीकरण को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इस समीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 3y बराबर 7, क्योंकि 7 इधर भी जा सकता है तो माइनस से तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर यह भी हो सकता है।
तो यह हुआ इस सवाल का आंसर, ये चाहे ये हुआ रिलेशन। इस तरह के सवाल जब आएंगे तो आप ऐसे ही हल करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी संरेख की बात करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आप ले लेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होता है तभी 3 बिंदु संरेख होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जिस तरह ये सवाल बताया गया, इस तरह सवाल मैं आपको एक सवाल दूंगा, इस सवाल को आप स्वयं हल कीजिएगा और हल करने पर जब आप इसको हल कर लेंगे तब कमेंट बॉक्स में इसका जो हल होगा वो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप लोग कितना समझे हो, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर आपके पास भेज सकूं। तो आपके लिए मैं सवाल दे रहा हूं, उस सवाल को आप ज़रूर हल कीजिएगा। ठीक, अब देखिए आप लोगों के लिए एक सवाल है, इस सवाल को आप नोट कर लीजिए और इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझकर हल कीजिएगा। प्रथम रेखांक ज्यामिति का प्रथम वीडियो, द्वितीय वीडियो और ये तीसरा वीडियो का जो अपलोड हो रहा है, इस तीसरे वीडियो में एक सवाल ये दिया गया है। प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ दिया जाता है, आप लोग उसको देखकर उसको हल करो, उसको पढ़ो, कमेंट बॉक्स में उसको लिखो। आपको जो चीज़ पढ़ना हो उसके बारे में लिखो, ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर आपके पास भेज सकूं। और अब तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो बनाई जा रही है वो वीडियो आपके पास तुरंत अपलोड हो जाए, तुरंत आपके पास चला जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए अन्य बच्चों के लिए जो नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, उनके लिए भी। तो एक सवाल है, एक्स तथा वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें, जो अभी बताए हैं लेकिन थोड़ा सा उससे अलग है। एक्स तथा वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। कौन समान दूरी पर है? जो एक्स वाई है, यह एक्स वाई इससे और इससे समान दूरी पर है, अर्थात ये दोनों और ये तीसरा, अर्थात इन दोनों के बीच में कौन होगा? ये होगा। तो आप इसको समझिएगा, इसको हल कीजिएगा और इसका हल आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।